KP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण या कह लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये प्रश्न है उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर है और बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले है हमारे सामने। आइए देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है जनसंख्या वितरण दर्शाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का वर्णमात्री मानचित्रों द्वारा, खा सममान रेखा मानचित्रों द्वारा, गा बिंदुकित मानचित्रों द्वारा, घा ऊपर में से कोई भी नहीं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है गा बिंदुकित मानचित्रों द्वारा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण बिंदुकित मानचित्रों द्वारा दर्शाया जाता है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये प्रश्न है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का रेखा ग्राफ, खा दंड आरेख, गा वृत्त आरेख, घा ऊपर में से कोई नहीं। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है का रेखा ग्राफ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका रेखा ग्राफ है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बहुरेखा चित्र की रचना प्रदर्शित करती है। 4 ऑप्शन हैं। का केवल एक बार, खा 2 चरों से अधिक, गा केवल 2 चर, घा ऊपर में से कोई नहीं। और इस प्रकार से चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है खा 2 चरों से अधिक। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुरेखा चित्र की रचना 2 चरों से अधिक प्रदर्शित करती है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा मानचित्र गतिदर्शी मानचित्र जाना जाता है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। का बिंदुकित मानचित्र, खा वर्णमात्री मानचित्र, गा सममान रेखा मानचित्र, घा प्रवाह संचित्र। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है प्रवाह संचित्र। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रवाह संचित्र मानचित्र गतिदर्शी मानचित्र जाना जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है थीमेटिक मानचित्र क्या है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि मानचित्रों में विविधता, वितरण के प्रारूप तथा स्थानों की विविधताओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन मानचित्र आरेखों की रचना की जाती है उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये आंकड़ों की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आंकड़े के प्रस्तुतिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। आइए इसके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को तालिकाबद्ध करके उन्हें दृश्य विधि, आलेख, आरेख,
मानचित्र अथवा चार्टों पर दर्शाने की विधियों को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इससे दुरूह आंकड़े पठनीय और सुगम बन जाते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुदंड आरेख और यौगिक दंड आरेख में अंतर बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, बहुदंड आरेख में तुलना करने की दृष्टि से दो या दो से अधिक चरों को, जैसे स्त्री पुरुष अनुपात, सिंचाई के विभिन्न साधनों को प्रकट किया जाता है, जबकि यौगिक दंड आरेख में विविध घटकों को चर के एक समूह के रूप में सभी को साथ साथ रखकर प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक बिंदुकित मानचित्र की रचना के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, एक बिंदुकित मानचित्र की रचना के लिए आवश्यकताएं इस प्रकार है। पहला है क्षेत्र का प्रशासनिक मानचित्र, राज्य तथा जनपदों की सीमाओं सहित। नेक्स्ट है प्रशासनिक इकाइयों के चुने हुए विषयों के आंकड़े। नेक्स्ट है बिंदु मान को प्रदर्शित करने वाली उचित मापनी। और इस प्रकार से अंतिम है भू आकृतिक मानचित्र दिग्दर्शन। और इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सममान रेखा मानचित्र क्या है? एक क्षेपक को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। मानचित्रों में बनी वैकल्पिक रेखाएं जो समान मान वाले स्थानों को जोड़ती है, सममान रेखाएं कहलाती हैं। एक क्षेत्र को निम्नवत क्रियान्वित किया जाता है। पहला है मानचित्र पर न्यूनतम तथा उच्चतम मान निश्चित करके, और नेक्स्ट है मान की परास की गणना करके। आगे है श्रेणी के आधार पर अंतराल निश्चित करके। और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वर्णमात्री मानचित्र को तैयार करने के लिए अनुसरण करने वाले महत्वपूर्ण चरणों की सचित्र व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, एक वर्णमात्री मानचित्र तैयार करने में निम्न बातों का अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहला है आंकड़ों के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है आंकड़ों को 5 श्रेणियों में क्रमबद्ध करना। आगे है परास द्वारा अधिकतम मान न्यूनतम मान पहचानना। और आगे है प्रतिरूपों, रंगों तथा छाया द्वारा आरोही अवरोही क्रम में दर्शाना। आंकड़ों को वृत्त आरेख की सहायता से प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण चरणों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, आंकड़ों को वृत्त आरेख की सहायता से प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण अपनाए जाते हैं। पहला है आंकड़ों का बढ़ते क्रम में सारणीकरण करना। आगे है प्रत्येक चरण के लिए कोण की गणना करना। वृत्त बनाकर प्रत्येक चर के मान का कोण काटना। और आगे है शीर्षक, मापक तथा सूचिका। और इस प्रकार से क्रियाकलाप में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को अनुकूलन उपयुक्त आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आंकड़े हैं। भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति 1911 से 2001 के आंकड़े हैं हमारे पास, जिसमें पहले कॉलम में है वर्ष 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001। और दूसरे कॉलम में है दशकीय वृद्धि प्रतिशत में, ये उसके आंकड़े हैं। और इसको इस प्रकार से रेखाचित्र नगरीकरण की दशकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, एक तरफ है वर्ष
हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्ष दिया गया है और वर्टिकल में है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि प्रतिशत में। और इस प्रकार से पॉइंट को बना करके रेखा मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को उपयुक्त आरेख की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। इसमें भारत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में साक्षरता और नामांकन अनुपात को दिखाया गया है। और ये जो तालिका है, इन तालिका में एक पहले वाले में वर्ष है 1950 से 51, 1999 से 2000, और दूसरे वाले कॉलम में साक्षरता है व्यक्ति पुरुष स्त्री, इसके आंकड़े हैं। तीसरे में नामांकन अनुपात प्राथमिक, इसमें लड़के लड़कियां कुल, इसके आंकड़े हैं। और तीसरे वाले में है नामांकन अनुपात उच्च प्राथमिक, लड़के लड़कियां और कुल, इसके आंकड़े दिए गए हैं। और इसको दंड आरेख के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाया गया है। चित्र हमारे सामने है, जिसमें भली बात इस बात को आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल वाले में वर्ष दिया है 1950 से 51 का एक आंकड़ा है, 1999 से 2000 के बीच दूसरा, और दूसरे वर्टिकल में है साक्षरता अनुपात। इस प्रकार से इसको बना करके अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ठीक, ये स्तंभ आरेख नामांकन अनुपात प्राथमिक है, स्तंभ आरेख नामांकन अनुपात उच्च प्राथमिक है। इस प्रकार से इसको बना करके अच्छी तरीके से दिखाया। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्त आरेख की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। इसमें भारत भूमि उपयोग 1951 से 2001 के आंकड़े दिए गए हैं, और जिसमें पहले वाले कॉलम में दिया गया है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, वन, कृषि के लिए अप्राप्य, आगे है प्रतिभूमि, चरागाह और पेड़, कृषि योग्य बंजर भूमि। और दूसरे में है 1950 से 51 के बीच के आंकड़े हैं। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 42 है, वन 14 है, कृषि के लिए अप्राप्य 17 है, प्रतिभूमि 10 है, चरागाह और पेड़ 9 है, कृषि योग्य बंजर भूमि 8 है। इस प्रकार से आगे है 1998 और 2001 के आंकड़े। इसमें है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 46 है, वन 22 है, कृषि के लिए अप्राप्य 14 है, प्रतिभूमि 8 है, चरागाह और पेड़ 5 है, कृषि योग्य बंजर भूमि 5 है। इस प्रकार से ये तालिका है, और इस तालिका के माध्यम से ये वृत्त आरेख आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए हुए आरेखों मानचित्रों को खींचिए। बड़े राज्यों में चावल के क्षेत्र और उत्पादन। इस प्रकार से ये तालिका है। तालिका के पहले कॉलम में राज्य है, दूसरे में क्षेत्र, तीसरे में कुल क्षेत्र, आगे है उत्पाद हेक्टेयर में, और आगे है कुल उत्पाद। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। इसका जो बार डायग्राम बनाया गया इस प्रकार से है। प्रत्येक राज्य में चावल के क्षेत्र को दिखाने के लिए एक बहुदंड आरेख की रचना कीजिए, और बहुदंड आरेख इस प्रकार से बनेगा। ठीक, एक में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार, उसी आंकड़े के अनुसार इसको बनाया गया है। और दूसरे में है वर्टिकल लाइन में चावल के क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में। ठीक, तालिका था, इसके पहले हम लोगों ने देखा, उसी तालिका के आधार पे इस बहुदंड आरेख को दिखाया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे प्रत्येक राज्य में चावल के अंतर्गत क्षेत्र के प्रतिशत को दिखाने के लिए एक वृत्त आरेख की रचना कीजिए। ठीक, तो तालिका हमारी वही है, उसी के आधार पर इसको दिखाया गया है कि पहले वाले कॉलम में राज्य है, दूसरे में भारत के अंतर्गत क्षेत्र है, तीसरे में प्रतिशत है, चौथे में गणना है, और लास्ट वाले में अंश दिया गया है। पश्चिमी बंगाल है 5435, भारत के अंतर्गत क्षेत्र है 5435। इसका जो प्रतिशत है 22.94 है, जिसको गुणा करके इसको निकाला गया है 82.58, और अंश इसका है 82 डिग्री। उत्तर प्रदेश का है 5839, इसका जो डिग्री है 89 डिग्री आया है। आंध्र प्रदेश का 4028 है, इसकी डिग्री 61 डिग्री आया है।
पंजाब का है 2611, इसकी जो डिग्री है ये 40 डिग्री। तमिलनाडु का 32 डिग्री है। बिहार का 56 डिग्री। इस प्रकार से सारे अंश को जोड़ करके टोटल अंश होता है 360 डिग्री। और इसका जो टोटल है वो है 23,697। इस प्रकार से इसको हल करके इस तरह से इसको वृत्त के द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक। और एक इंडेक्स बनाया जाता है और इंडेक्स के माध्यम से इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। आगे है, प्रत्येक राज्य में चावल के उत्पादन को दिखाने के लिए एक बिंदुकित मानचित्र की रचना कीजिए। इसमें चावल का उत्पादन इस प्रकार है। राज्य दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार। उसके आंकड़े हैं हमारे सामने हेक्टेयर में और बिंदु संख्या 62, 57, 62, 45, 36 और 27। ठीक। और इस प्रकार से इसको बिंदुकित मानचित्र के माध्यम से इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। ठीक। और इसमें बिंदु कितने बनाए गए हैं? 2 लाख हेक्टेयर में उत्पादन दिया गया है। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्यों में चावल उत्पादन के प्रतिशत को दिखाने के लिए एक वर्णमात्री मानचित्र की रचना कीजिए। ये वर्णमात्री मानचित्र है और इस वर्णमात्री मानचित्र में भारत चावल उत्पादन प्रतिशत में दिखाया गया है और इंडेक्स है इसमें बनाया गया है 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। ठीक। आगे है, आगे अगला प्रश्न है, कोलकाता के तापमान और वर्षा के निम्नलिखित आंकड़े को एक उपयुक्त आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक। तो इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। एक में माह है जनवरी से दिसंबर तक, दूसरे में तापमान डिग्री में सब दिया गया है और तीसरे में वर्षा सेंटीमीटर में है। और इस प्रकार से इसको मानचित्र के माध्यम से इसको इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। जनवरी हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बनाया गया है। ठीक। उसके बाद दूसरे में वर्टिकल में है टेम्परेचर, तापमान सेल्सियस में। ठीक। इस प्रकार से बना करके पॉइंट को दिखा करके बिंदु से उसके बाद रेखा ग्राफ के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक। और इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर आइए इसको भी समझ लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आरेख, आलेख और मानचित्र का निम्न में से मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का वर्णन करना, ख दृश्य प्रस्तुत करना, ग है आंकड़ों को दर्शाना, घ है अध्ययन को जटिल बनाना। चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है 1 के ग, आंकड़ों को दर्शाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरेख, आलेख और मानचित्र का निम्न में से मुख्य कार्य आंकड़ों को दर्शाना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चित्र के विषय में सही विकल्प कौन सा है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है दूसरे का घ, हजारों शब्दों की बराबरी करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक चित्र के विषय में सही विकल्प हजारों शब्दों की बराबरी करना। आगे है, अगला प्रश्न है, बिंदु मानचित्र द्वारा निम्न में से किसे प्रदर्शित किया जाता है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। का जनसंख्या वृद्धि, खा वर्षा का वितरण, ग जनसंख्या वितरण, घा फसलों का उत्पादन। और इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का ग, जनसंख्या वितरण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु मानचित्र द्वारा निम्न में से जनसंख्या वितरण प्रदर्शित किया जाता है। आगे है, चौथा प्रश्न है, निम्न में से द्वि-आयामी आरेख कौन सा है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। का रेखा ग्राफ, खा वृत्त आरेख, गा घन आरेख, घा उपर्युक्त सभी। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा वृत्त आरेख। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि निम्न में से द्विआयामी आरेख वृत्त आरेख है। अंतिम प्रश्न है, गतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा है? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, प्रवाह संचित्र, दंड आरेख, रेखा ग्राफ, गतिक आरेख। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गतिक आरेख। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गतिक मानचित्र निम्न में से गतिक आरेख है। इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 3 भूगोल प्रयोगात्मक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।